दोस्तों, अगर आप बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो ऑडिटर के जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5B, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें बोला गया है कि जमा गुणक, बैंक क्रेडिट गुणक और अर्थ गुणक को गणितीय अभिव्यक्ति निर्धारित करें। यानी कि एक तरीके से आपको मैथमेटिकली डेरिवेशन करना है किस किस का, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का, बैंक क्रेडिट मल्टीप्लायर का और मनी मल्टीप्लायर का। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी मनी मल्टीप्लायर पे वीडियो बनाई हुई है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी उसमें हमने जोड़ा हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूं कि तीनों का डेरिवेशन किस तरीके से होता है। और क्योंकि मनी मल्टीप्लायर हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो सबसे पहले आप मनी मल्टीप्लायर समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको डिपॉजिट मल्टीप्लायर और बैंक क्रेडिट मल्टीप्लायर को डिटेल में समझाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप बच्चों को समझाऊंगा मनी मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में हम मुद्रा गुणक कहते हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ यूजी पीजी के साथ साथ यूजीसी नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे कोर्स जो हैं यूजी के, पीजी के, यूजीसी नेट के, पीजीटी इकोनॉमिक्स के, यूपीएससी के, हमने ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, जो कि आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें ये मिल जाएंगे। तो हमने इंग्लिश जो वर्जन है वो ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। अब हम हिंदी में आपको सारा का सारा कोर्स कंटेंट तैयार करा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप के अंदर आपको PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। अब टॉपिक हमें क्या क्या समझाएगा, कैसे कैसे हम इस कंटेंट को करेंगे, वो सारा का सारा हम आपको बताएंगे। तो देखिए, मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, पहले हम फार्मूले पे आ जाते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है M = H, M = M/H। तो M का मतलब यहाँ पे मुद्रा गुणक से है, M का मतलब मुद्रा की पूर्ति से है, H का मतलब है उच्च शक्ति मुद्रा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, देखिए सरकार जो है भारत की केंद्रीय बैंक के माध्यम से नोट जारी करती है। तो मान लीजिए कि केंद्रीय बैंक ने 1 लाख रुपए के नए नोट जारी किए, 1 लाख रुपए के नए नोट जारी किए। तो इसे कहते हैं मौद्रिक बेस, मौद्रिक हिंदी में क्या बोलेंगे, मौद्रिक आधार, मॉनेटरी बेस। यानी कि RBI नहीं, यानी कि आप क्या करते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक ने 1 लाख रुपए के नए नोट जारी किए। 1 लाख रुपए के नए नोट क्यों जारी किए? क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट को लगे कि देश में पैसे की मुद्रा की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस 1 लाख रुपए से देश के अंदर कितनी मुद्रा की नई आपूर्ति आएगी? तो मान लीजिए देश में नई मुद्रा की आपूर्ति 5 लाख रुपए आ गई, 5 लाख रुपए की नई मुद्रा की पूर्ति आ गई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमने देखिए यहाँ पे 5 लाख लिया है, आप 500 ले लीजिएगा, चलिए ये 100 हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि 100 रुपए की नई करेंसी छापने की वजह से 500 रुपए की नई मुद्रा आ गई अर्थव्यवस्था में। तो इस केस में जो मनी मल्टीप्लायर होगा, यानी कि कितने रुपए की मनी आ गई, 500 रुपए की नई मुद्रा आ गई, मनी सप्लाई आ गई, केवल 100 रुपए की नोट छापने की वजह से। तो इस केस में मनी मल्टीप्लायर जो होगा वो 5 होगा। तो बच्चों, इस पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मात्र 100 रुपए की मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की मॉनेटरी बेस, यानी कि नए नोट छापने की वजह से या नई मनी की सप्लाई करने की वजह से किस तरीके से अर्थव्यवस्था में 500 रुपए की नई मुद्रा आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसा बैंक में या जो पैसा मार्केट में है, अर्थव्यवस्था में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ, या कोई मुझसे पूछे कि सर अभी आपके पास कितने पैसे हैं, तो अभी का क्या मतलब है आपका, पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा। अभी के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, जो मेरी जेब में हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए मेरी जेब में 500 रुपीज़ है। दूसरा, वो पैसा भी तो मेरा है जो मेरा बैंक के अंदर जमा रखा हुआ है। कौन सा जमा? मांग जमा। अगर मैंने FD करा रखा है तो वो किसी ना किसी जगह निवेश हो रहा होगा। मांग जमा वो है जिसे मैं जब चाहे तब निकाल सकता हूं। तो मान लीजिए मेरा अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मुद्रा की जो पूर्ति हुई वो हुई 1 लाख और 500 रुपए। लेकिन वास्तव में जो 1 लाख रुपए है वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कर रखा होगा, वास्तव में वो केवल अकाउंट में एक डिजिट के रूप फॉर्म में ही उपलब्ध होंगे, वास्तव में वो पैसा किसी और के पास होगा। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में जो 500 रुपए का जो नोट है
वो डिपॉजिट के रूप में कई लोगों के हाथों में घूमते हैं, कई लोगों के अकाउंट में घूमता रहता है, जिसको कि हम मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मौद्रिक आधार में वृद्धि के कारण, यानी कि मौद्रिक आधार में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि का अनुपात मुद्रा गुणक कहलाता है। या मौद्रिक आधार, या आप सिंपल शब्दों में भी ये कह सकते हो कि मौद्रिक आधार तथा मुद्रा की पूर्ति का अनुपात, सिंपल वर्डों में ये भी कह सकते हो। ये तो हमने परिवर्तन के फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। मौद्रिक आधार और मुद्रा की पूर्ति का अनुपात जो है वो मुद्रा गुणक कहलाता है। जैसे कि यहां पे हमने दिखाया हुआ है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपए की मुद्रा है टोटल, और जिसकी वजह से 500 की मनी सप्लाई हो रही है, तो मनी मल्टीप्लायर जो होगा वो 5 होगा। अब यहां पे बच्चों दो वर्ड बार बार आ रहे हैं, एक तो मौद्रिक आधार जिसको हम उच्च शक्ति मुद्रा भी कहते हैं, और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, दूसरा हम समझ लेते हैं मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, और फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो फार्मूला है वो डेरिवेट होता है, और उस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो महत्व, यानी कि क्या उसके इंप्लीकेशन हो सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो बच्चे देखिए, जब कोई, जैसे मान लीजिए मौद्रिक आधार का बोलते हैं एच या एमबी, तो इसका मतलब होता है, एच का मतलब होता है सी, यानी कि वो पैसा जो जनता के पास है करेंसी के रूप में, और प्लस रिजर्व के रूप में जो पैसा रखा हुआ है, यानी कि रिजर्व के रूप में जो पैसा है वो भी क्या होल्ड होगा, यानी कि जो सेंट्रल बैंकों के पास रिजर्व है, चाहे उन्होंने वो रिजर्व आरबीआई के पास जमा करा दिया हो, चाहे उन्होंने खुद अपने पास रखा हो। और करेंसी, यानी कि ये जो टोटल है ये कहलाती है हाई पावर मनी, यानी कि ये वो मुद्रा होती है जिसको आरबीआई वास्तव में जारी करती है। तो किस किस के पास वो पैसा हो सकता है, या तो बैंकों, और किसके पास हो सकता है आप सोच के बताओ, या तो लोगों के पास होगा या बैंकों के पास होगा, और किसके पास पैसा होगा भाई, जो आरबीआई ने इशू किया है, इसके अलावा तो कोई और होता ही नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास पैसा जमा होगा उसको बोलते हैं सी, यानी कि करेंसी, और आर यानी कि जो रिजर्व है। तो रिजर्व भी दो तरीके के होते हैं, एक तो केंद्रीय बैंक जो अपने पास केंद्रीय बैंक के पास जमा कराती है, कमर्शियल बैंक जिसको रक्षित रिजर्व बोलते हैं, और दूसरा होता है जो खुद अपने पास रख लेती है, ताकि मान लीजिए कभी आकाश में कोई घटना घट जाए, कभी कोई ज़्यादा पैसा निकालने के लिए आ जाए, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है। तो इसका मतलब हाई पावर मनी के दो हिस्से हो गए, हाई पावर मनी या उच्च शक्ति मुद्रा या मौद्रिक आधार, दोनों का मतलब एक ही है। इसके तीन हो गए ना, करेंसी यानी कि जो लोगों के पास पैसा जमा है, आरआर का मतलब जो रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा है, एक्स्ट्रा ईआर का मतलब जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारे एच का मतलब होता है। मुद्रा की पूर्ति, जैसा कि हमने आपको बताया, मुद्रा की पूर्ति का मतलब है बैंकों में मांग जमा। देखिए, मांग जमा और रिजर्व अलग अलग चीजें हैं। मांग जमा का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास केवल 500 रुपए हैं, तो ये मेरे पास रिजर्व है, और मांगने वाले मुझसे 50 लाख मांगना चाह रहे हैं, है ना, तो वो मेरा है मांग जमा। तो मांग जमा जो होती है उसको बोलते हैं डी, और ये डी, और जो करेंसी है वो सी होता है। तो इस तरीके से बच्चों मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसको बोलते हैं M = C+D, ये आप याद रखिएगा। तो अब हम देखिए मुद्रा मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला बच्चों के लिए डेरिवेट करके दिखाते हैं। हमारा फार्मूला है M = M/H। तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, C+D/C+, ये लिख लेते हैं, ये वाला RR + ER, ठीक है। ये हमारा हो गया एक, आपके सिंपल शब्दों में कह सकते हो तो मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर हम डेल्टा से डी से भाग कर दें तो हमें एक अनुपात मिल जाएगा। अनुपात कैसे मिलेगा, देखिए m M/H, एक ही बात है। क्या अनुपात मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा C, ठीक है, मैं ये हटा देता हूं, कंफ्यूजन करेगा ये आपको, C/D + D/D डिवाइडेड बाय C/D + R/D + ER/D। तो यहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि C/D इसका मतलब होता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, ठीक है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, इसको हम CD से बोलते हैं, यानी कि नगद और जमा का अनुपात, ठीक है। यहां पे देखिए मैंने कहीं लिखा होगा, हाँ ये रहा, नगद जमा अनुपात CD, ठीक है, CD होता है ये, और DD से कैंसिल हो गया। R/D का मतलब होता है RD, RD का मतलब क्या होता है, ये लिखिए, सॉरी RR
आरआर का मतलब होता है रिजर्व जमा अनुपात। रिजर्व अनुपात की जगह हम इसको रिजर्व जमा अनुपात भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिजर्व जमा अनुपात या रिजर्व अनुपात ही बोल देते हैं इसको। और ईडी का मतलब होता है अतिरिक्त रिजर्व अनुपात। डी को बोलते हैं ER/D को, यानी कि ये प्रोपोर्शन में आ गए, कितना परसेंटेज में आ गए ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम ये मान लें कि जो हमारी CD है, मान लीजिए वो 0.2 है मान लीजिए, और RR जो है मान लीजिए ये 0.2 है, सॉरी ये 0.25 मान लिया, ये 0.20 मान लिया, और ED जो है मान लीजिए 0.05 हो गया। ओके बच्चों, तो इस केस में हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M इक्वल टू ये CD की जगह 1, ये कट गया सॉरी, प्लस CD, ठीक है, CD प्लस R प्लस ED, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया जो मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला हुआ। सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला कैसे बना, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला है। अगर हम ये मान लें कि किसी भी तरीके का कैश नहीं रखा जाता, हर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के माध्यम से होता है, तो इसका मतलब CD को अगर हम 0 मान लें तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M इक्वल टू 1/RR प्लस ED। और अगर हम ये भी मान लें, मान लीजिए ये अगर हम मान लें कि किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं होता है मान लीजिए, तो मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होगा, 1/RR। यानी कि ये भी मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला सही है, ये भी मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला सही है, और ये भी मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला सही है। डिपेंड करता है कि आप क्या अजम्पशन लेके चल रहे हो। तो इसमें हम ये मान रहे हैं CD 0 का मतलब है कि किसी भी तरीके का कैश होल्डिंग नहीं होती है। ED 0 का मतलब है किसी भी तरीके का डिपॉजिट 0 नहीं होता। RR कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए ये 3 फार्मूले हम बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो बच्चों वैल्यू पुट करने की बारी आए तो देखिए आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ आपको, वो आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी जगह का इशू है, ठीक है। 1 प्लस ये देखिए ये वाली वैल्यू 0.25 अपॉन, यहाँ पे आप लिखेंगे 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.05। तो इस तरीके से जो मनी मल्टीप्लायर होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा, आप करके देख लीजिएगा, लगभग 2.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ये मान लें, अगर इन सब सिचुएशन को हम मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी 100 रुपए की वृद्धि होती है तो 250 रुपए की वृद्धि होगी। मैं इसको 250 लिख देता हूं आपकी खुशी के लिए, ठीक है, इसको हम 250 लिख देते हैं। तो ये जो है हमारी वैल्यू, ये 2.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी CD जो है वो 0.25 है, RR अगर 0.20 है, ED अगर 0.25 है, और मॉनेटरी बेस में अगर हम वृद्धि करते हैं कितने रुपए की, 100 करोड़ की, तो जो मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आ गया ना, यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, चलो आप कहते हो तो M इक्वल टू, ठीक है, कितनी मनी, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, M इक्वल टू 1 प्लस CD प्लस RR प्लस ED इंटू H। तो इससे बच्चों हमें पता चल जाएगा कि मनी सप्लाई कितनी है, ठीक है। मनी सप्लाई का मतलब आप कितनी मनी सप्लाई आप कर रहे हो, इस वाले फॉर्मूले से डिपेंड कर जाएगा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा गया है कि मुद्रा की पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये वाला जो इक्वेशन है उसके पता चलता है कि एक तो ये करता है H, दूसरा करता है RR। दो इसलिए मैंने बोला इसको क्योंकि ये दोनों के दोनों केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के आधार पर डिसाइड होते हैं। अगर केंद्रीय बैंक अपनी विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति का मतलब है कि मौद्रिक आधार को वो बढ़ाएगा और रिजर्व अनुपात को घटाएगा, और अगर संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाता है तो इसका मतलब मौद्रिक आधार को घटाएगा और रिजर्व अनुपात को बढ़ाएगा। तो यहां पर बच्चों आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मौद्रिक बेस बढ़ता है तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, और अगर RR बढ़ता है तो मनी सप्लाई घट जाएगी। तो और RR और मॉनेटरी बेस किस पर डिपेंड करता है, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर। अगर हम बात करें बच्चों ED की, तो ED जब बढ़ेगा तो जो मनी सप्लाई है वो घट जाएगी, ठीक है। और
आप कितना पैसा जो बैंक है वो अपने पास रिजर्व रखेंगी, वो डिपेंड करता है बाजार में क्या रेट चल रहा है इंटरेस्ट का। नकदी का आहरण में कितना जोखिम है, यानी कि कितने % लोग नकदी निकालने में इच्छुक हैं, लोग कितने ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, और उधार पर ब्याज क्या है, क्योंकि बैंकों को भी ब्याज उधार लेना पड़ता है। अगर उनको ज्यादा ब्याज है तो वो अपने पास ज्यादा रिजर्व रखेंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा लोगों की बैंकिंग आदतें, यानी कि जमा पर कितना ब्याज है, ये CD है। अगर लोग ज्यादा मात्रा में कैश रखते हैं तो मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, 4 पॉइंट ही हैं ज्यादा बेसिकली। एक तो मॉनेटरी बेस है, मॉनेटरी बेस ज्यादा होने पर मनी सप्लाई ज्यादा होगी। रिजर्व RR ED और CD ज्यादा होने पर मनी सप्लाई जो है वो कम होगी। तो लोग किस किस बात पर डिपेंड करता है, लोगों के पास जमा कितना है, आय कितनी है, बैंकिंग क्षेत्र की सफल होने की कितनी संभावना है, क्योंकि ज्यादा सफलता के होने पे लोग अपने पास ज्यादा पैसा रखेंगे, कैश ज्यादा यूज करेंगे। और गैर कानूनी क्रियाएं, क्योंकि सारी गैर कानूनी क्रियाएं बैंक में तो कम से कम नहीं हो पाती हैं। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हाई पावर मनी क्या होती है, हाई पावर मनी और अब मुद्रा गुणक क्या होता है। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो मुद्रा गुणक हमें यह बताता है कि अगर रिजर्व बैंक अपना बेस बढ़ाती है, मनी की मात्रा को, मॉनेटरी बेस को अर्थव्यवस्था में इंक्रीज करती है, तो कितने गुना मनी की सप्लाई है अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी। और ये जो है कितनी बढ़ेगी, ये 4 बातों पर डिपेंड करती है। एक H पर, दूसरा RR पर, तीसरा ED पर और चौथा CD पर। इन 4 बातों पर डिपेंड करती है बच्चों, ये भी आपको याद रखना ही चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों अब तक की वीडियो में हमने आपको जो बैंक क्रेडिट के बारे में समझाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं जो कंसेप्ट है वो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रिजर्व मनी क्या होती है। रिजर्व मनी का मतलब होता है हाई पावर मनी, यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा भी बोलते हैं। ये वो मुद्रा होती है जिसको कि RBI द्वारा जारी किया जाता है, इसे RBI जारी करता है, जिसको बोलते हैं हार्डकोर कैश। हम एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी बेस लेकर आया, यानी कि चेंज इन मॉनेटरी बेस जो है वो 1 लाख रुपए है। अब इस 1 लाख रुपए से कितनी करेंसी आएगी, करेंसी में कितना चेंज होगा, ये बताता है करेंसी मल्टीप्लायर, करेंसी गुणक बताता है। कितना हमारी डिपॉजिट चेंज होगी, इसको बोलते हैं जमा गुणक। और कितनी हमारी मनी सप्लाई चेंज होगी, इसको बोलते हैं मुद्रा गुणक। तो सबसे पहले हमने आपको अब हम आपको समझाने वाले जमा गुणक के बारे में, यानी कि इस जो हमारा टॉपिक है वो जमा गुणक के बारे में बता रहे हैं। तो मौद्रिक आधार यानी कि जो मॉनेटरी बेस है उसमें वृद्धि करने से कुल जमा में होने वाली वृद्धि को मुद्रा का अनुपात जमा गुणक कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जमा गुणक क्या है, जमा गुणक बराबर जमा, यानी कि जो जमा है, जमा में परिवर्तन अपॉन मुद्रा आधार में परिवर्तन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा D इक्वल टू जमा गुणक इंटू मौद्रिक आधार। तो जमा गुणक की मैथमेटिकली डेरिवेशन किस तरीके से होती है वो मैं आपको समझाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आपको करने वाले हैं। सबसे पहले एक होता है CD। CD का मतलब होता है जमा रक्षित अनुपात, यानी कि अगर मान लीजिए बैंक के पास में कुल जमा आती है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आती है, और इस केस में जो लोग जैसे कुल मुद्रा और लोग क्या करते हैं 50-20 हजार रुपए का
अपने पास कैश रखते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के पास पैसे आते हैं तो वो कैश रखता है 20,000। चलिए मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी मिली, 1 लाख रुपए में से मैंने क्या किया, 80,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए और 20,000 रुपए कैश रख दिए, ये मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो इस केस में जो सीडी होगा, कैश टू डिपॉजिट रेशियो, सीडी, वो होगा 0.25, यानी कि सीडी का फॉर्मूला क्या है, C/D। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सी करेंसी का मतलब है CD इंटू डी, तो मल्टीप्लाई करके आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो। बैंकों के पास जो पैसा आता है, सारा का सारा पैसा बैंक लोन नहीं देती, बल्कि कुछ हिस्सा रिजर्व भी रखती है, जिसको हम आर बोल रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूं, जिसको कि हम आर बोल रहे हैं, रिजर्व। और इस आर के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है रिजर्व और एक होता है ER, एक्स्ट्रा रिजर्व। ये वो पैसा होता है जो केंद्रीय बैंक के पास जमा कर दिया जाता है, केंद्रीय बैंक के पास जमा कर दिया जाता है, यानी कि ये वो पैसा है जो केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देगी। और एक्स्ट्रा रिजर्व वो होता है जो व्यापारिक बैंक अपने पास रखती है। और ये भी अनुपात है किसका, एक तरीके से डिपॉजिट का, यानी कि अगर आप डिपॉजिट से डिवाइड कर देते हो इसको, तो जो RR/D है इसको बोलते हैं RR, और अगर ER/D है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डिपॉजिट रेशियो। यानी कि ED का मतलब यहां पे है एक्स्ट्रा डिपॉजिट रेशियो, अतिरिक्त जमा अनुपात, RR का मतलब है सुरक्षित जमा अनुपात। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉनेटरी बेस का मतलब होता है C प्लस R, ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, C प्लस R, यानी कि C प्लस R का मतलब, यहां पे C का मतलब हम ये लिख सकते हैं, और RR का मतलब ये दोनों है, RR इंटू D और ED इंटू D। यानी कि मैं आपको यहां पे अगर समझाने का प्रयास करूं, मैं आपको एक पेज पे समझाने का प्रयास करूं, तो मैंने क्या बोला है, मैंने ऐसे बोला है कि जो हमारी मनी है, मॉनेटरी बेस है, मॉनेटरी बेस होता है C प्लस D के बराबर। तो C को हम ऐसे लिख सकते हैं C इंटू D, और जो हमारा, सॉरी ये D नहीं, रिजर्व के बराबर होता है, R के बराबर। और रिजर्व जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं RR इंटू D प्लस ED इंटू D। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो D हमारा कॉमन है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि CD प्लस RR प्लस ED इंटू D बराबर मॉनेटरी बेस। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डिमांड होता है D, वो किसके बराबर होगा, 1/CD इन प्लस RR प्लस ED इंटू मॉनेटरी बेस। और हम लिखें इस तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज इन डिपॉजिट इनटू 1/CD प्लस RR प्लस ED इंटू मॉनेटरी बेस। तो ये जो है ना, ये वाला, दिस वन, इसको बोलते हैं हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर। यानी कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बना, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है हमारा 1/CD प्लस RR प्लस ED। तो ये आपको मैथमेटिकली डेरिवेशन करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जमा गुणक को प्रभावित करने वाले पहले कारक जो है वो है नगद रक्षित अनुपात, दूसरा है रक्षित जमा अनुपात और तीसरा है अतिरिक्त जमा अनुपात। तीनों के साथ ही इसका नेगेटिव संबंध है, यानी कि नगद जमा अनुपात में वृद्धि होती है या रक्षित जमा अनुपात में वृद्धि होती है, अतिरिक्त जमा अनुपात में वृद्धि होती है। तीनों ही केसेस में जो हमारा डिपॉजिट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैथमेटिकली डेरिवेशन करना है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर ही दोगे। अगला हमारे से पूछा गया क्रेडिट गुणक। देखिए क्रेडिट गुणक जैसा कंसेप्ट जो है वो बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा, और क्योंकि क्रेडिट गुणक जो मनी मल्टीप्लायर है उसी को क्रेडिट गुणक कहते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि अलग से दिया हुआ है तो मैंने ढूंढा है, प्रयास किया है बताने का। हालांकि मेरी तरफ से ये कितना एक्यूरेट है, इंटरनेट पे जो मौजूद था वो मैंने लिख दिया है, बुक्स में नहीं है, इसलिए आप किस तरीके से आप करोगे वो आप देखिए, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं, बता देता हूं। यहां पे बेसिकली क्रेडिट गुणक क्या है, जो मनी मल्टीप्लायर हमने लिया था, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या लिया था, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, चेंज इन मनी सप्लाई इक्वल टू 1 प्लस CD अपॉन CD प्लस RR प्लस ED। ये हमने फॉर्मूला डेरिवेट करके दिखाया था आपको, इंटू कर देंगे मॉनेटरी बेस से इसका। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि CD जो है ये 0 है, यानी कि किसी भी तरीके से पैसे को लोग होल्ड नहीं करते हैं,
और हम ये मान लें कि एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी 0 है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन एम इक्वल टू 1/RR इंटू मॉनिटरी बेस। तो इसको बोला जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब ऐसा ही एक दो वीडियो में और एक दो जगह पे लिखा हुआ था, यानी कि टोटल, अब क्योंकि इस तरीके की चीज है इसलिए इस केस में जो मनी सप्लाई में चेंज होगा वो डिपॉजिट की वजह से चेंज होगा, यानी कि इस केस में जो डेल्टा एम होगा वो डेल्टा डी के बराबर होगा, क्योंकि जितना भी मनी सप्लाई होगी वो डिपॉजिट के रूप में क्रिएट होगी, क्योंकि लोग तो कैश रखते ही नहीं है। इसीलिए क्रेडिट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि डेल्टा डिपॉजिट अपॉन डेल्टा रिजर्व, यानी कि मॉनिटरी बेस के चेंज होने से टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज हुआ उसको बोला जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो ये वाला फॉर्मूला बना दिया गया है, तो आप एग्जाम में इतना लिख सकते हो। हालांकि एग्जाम में कितना ये सही है वो तो एग्जाम में चेक करने के बाद ही देखिए पता लगेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुद्रा गुणक को साख गुणक भी कहते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, शुरू से हमें ऐसा ही बताया गया है। तीसरा करेंसी डिपॉजिट, ये जरूर आप समझिएगा, करेंसी डिपॉजिट का मल्टीप्लायर, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है आपसे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी और एग्जाम में आपसे करेंसी मल्टीप्लायर पूछ ले, कंसेप्ट तो जुड़ा हुआ ही है। दोस्तों करेंसी में कितनी वृद्धि होगी अगर आप मनी की रिजर्व में, यानी कि जो मनी मॉनिटरी रिजर्व है उसमें चेंज करते हो, तो उससे करेंसी में कितनी चेंज होगा उसको बोलते हैं करेंसी गुणक। करेंसी गुणक का फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बिल्कुल आप उसी तरीके से कर सकते हो जैसे आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। आपको समझना यह है कि जब आप रिजर्व मनी को बढ़ाते हो, जो रिजर्व मनी मॉनिटरी बेस को बढ़ाते हो, मान लो आपने मॉनिटरी बेस बढ़ाया 1 लाख रुपए, तो इससे क्या होगा, जो करेंसी है वो भी तो बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी करेंसी की मार्केट में या लोगों के पास वो भी तो बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी ये बताने का काम करता है मुद्रा गुणक नहीं, करेंसी गुणक। करेंसी गुणक का फॉर्मूला कैसे डेरिवेट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीडी का फॉर्मूला क्या है, सीडी का फॉर्मूला है सी अपॉन में डी, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है जी। हम ये भी कह सकते हो कि सीडी का फॉर्मूला है, सी का फॉर्मूला है सीडी इंटू डी, और डिपॉजिट का फॉर्मूला पीछे आप डेरिवेट करके आए हो। डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, डिपॉजिट का बताया था आपको 1/CD प्लस RR प्लस ED, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है जी, इंटू मॉनिटरी बेस। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें CD और D की जगह इसका फॉर्मूला पुट कर दिया है, प्लस RR प्लस ED, और ये वाला फॉर्मूला हमने पुट कर दिया इनटू मॉनिटरी बेस। तो अल्टीमेटली सी का फॉर्मूला क्या बना, सी का फॉर्मूला बनेगा CD अपॉन CD प्लस RR प्लस ED इंटू मॉनिटरी बेस। तो दोस्तों इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, आपके एग्जाम में मान लीजिए किसी एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा देता हूं जिससे कि आपको अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ ले तो आपको कर सको। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूं, ये मैं अपनी तरफ से ही बना रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए हमने माना जो CD है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, उसको मान लिया हमने 0.25, RR हमने मान लिया 0.20, और ED ये हमने मान लिया 0.05, ठीक है जी। हमने मान लिया कि जो मॉनिटरी बेस है वो चेंज हुआ है 1 लाख से, 1 लाख से। तो सबसे पहले अगर हमें मनी मल्टीप्लायर पता करना है, मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ, मुद्रा गुणक कितना हुआ, तो मुद्रा गुणक का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है चेंज इन मनी सप्लाई किसके बराबर होगी, 1 प्लस CD अपॉन CD प्लस RR प्लस ED इंटू चेंज इन मॉनिटरी बेस। अगर आपको पता करना है करेंसी गुणक, करेंसी गुणक का फॉर्मूला है
चेंज इन करेंसी इसके बराबर होती है इक्वल टू CD अपॉन CD प्लस RR प्लस ED इंटू चेंज इन मॉनेटरी बेस। तीसरा होता है जमा गुणक। जमा गुणक, जमा गुणक का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिपॉजिट इक्वल टू 1 अपॉन CD प्लस RR प्लस ED इंटू चेंज इन मनी सप्लाई मॉनेटरी बेस। तो हम एक काम करते हैं, एक बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार तीनों में ही। तो चेंज इन हमें पता करना है मनी सप्लाई, तो 1 प्लस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो ये आ जाएगा 1.25 और नीचे बचेगा हमारा क्या बोलते हैं 0.5। तो जो आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा 2.5। ठीक है जी, 2.5 आ जाएगा हमारा। यानी कि इस तरीके से आप देखोगे, यानी कि 1.25 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड करोगे 0.5 से तो 5 दूनी 10, हाँ जी 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं इसको, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यानी कि चेंज इन मनी सप्लाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,50,000। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप करेंसी डिपॉजिट निकालोगे यानी कि चेंज इन करेंसी निकालोगे तो यहां पे सबसे ऊपर लिखोगे 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई 1 लाख। यानी कि इस हिसाब से यहां पे निकालोगे तो ये आएगा 0.5 और 0.5 को अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो करेंसी में जो चेंज आएगा वो आएगा 50,000 का। और अगर आप जमा गुणक निकालते हो, चेंज इन डिपॉजिट निकालते हो, तो चेंज इन डिपॉजिट का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.20 प्लस 0.05, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख से तो ये आएगा 0.1 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो 2, तो ये आएगा हमारा 2 लाख रुपए। यानी कि टोटल मनी सप्लाई इससे जोड़ दोगे तो ये आएगा 2.5 लाख रुपए। तो यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको केवल और केवल मैथमेटिकल डेरिवेशन करके दिखाना है। आपको प्रभावित करने वाले कारक नहीं बताने, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। बेसिकली क्वेश्चंस में जो आपको बताना है वो बताना है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर आपको बताना है कि करेंसी जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेट हुआ, बैंक क्रेडिट का फॉर्मूला कैसे डेरिवेट हुआ, और अर्थ गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कैसे डेरिवेट हुआ। इसके अलावा हमने आपको करेंसी गुणक और समझा दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।